नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। आज एक और मुद्दे के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। हाल में ही उसने कहा कि आदिवासियों को जंगल में चले जाना चाहिए। शहरों, सुविधाओं, यूनिवर्सिटीज़, अच्छे घरों, कंप्यूटर की उन्हें क्या ज़रूरत है? ये तमाम चीज़ें तो जैसे सवर्णों के लिए हैं। अगर आदिवासियों को जंगल में चले जाना चाहिए, तो फिर शेड्यूल कास्ट को क्या करना चाहिए? सुधीर चौधरी जैसे लोगों की माने तो बाबा साहब को क्या करना चाहिए था? बाबा साहब जिस ऑप्रेस्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे क्या करें? ये सवाल मेरे ज़हन में उठे। उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों की राय में? तो सुधीर चौधरी के अनुसार शेड्यूल कास्ट को वर्ण व्यवस्था के अनुसार बताए गए कामों को करने के लिए वापस चले जाना चाहिए। फिर सवाल उठता है कि औरतों को क्या करना चाहिए? तो जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है, उसके तहत महिलाओं की जो ज़िम्मेदारी बताई गई है, तब तो महिलाओं को वो करना चाहिए। यानी सुधीर चौधरी जो कह रहा है, अब सवाल केवल आदिवासियों का नहीं है, सवाल केवल शेड्यूल कास्ट का नहीं है। इसकी जद में, इस तरह के विचार की जद में, इस तरह के दकियानूसी विचार की जद में, इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्ड रूढ़ ख़याल हैं और जो भेदभावकारी ख़याल हैं, उनकी जद में सवर्ण महिलाएँ भी आ जाती हैं। इसलिए ये गंभीर मामला है कि ऐसे रूढ़िवादी विचारों को मानने वाले लोगों को समाज में बड़ी जगहें मिली हुई हैं और उन्हें बड़े सम्मान के साथ देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं भगत सिंह के हवाले से आपके सामने कुछ बात कहना चाह रहा हूँ और भगत सिंह के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जो बातें पहले थीं, वे आज नहीं हैं। अब समाज बदल गया है, अब देश बदल गया है और जिस तरह की चिंताएँ भारत के सामने आज से लगभग 100 साल पहले थीं, अब वो चिंताएँ नहीं हैं, भारत बहुत आगे चला गया है। हो सकता है कई मायनों में ये बात सही भी हो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के सामने चुनौती बनकर पहले भी खड़े थे और वे आज भी खड़े हुए हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह इस तरह की चुनौतियों को कैसे देख रहे थे और उनके हिसाब से भारत के सामने कौन-सी, किस तरह की आंतरिक चुनौतियाँ थीं। तो साथियों, इस समय मेरे हाथ में एक किताब है। इस किताब का शीर्षक है भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ और इसका संपादन किया है एस इरफान हबीब साहब ने और इसे छापा है राजकमल पेपरबैक्स ने। इस किताब में शहीद ए आजम भगत सिंह के जो लेख हैं, उनके 2 हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि किन आंतरिक चुनौतियों का ज़िक्र भगत सिंह अपने इन लेखों में कर रहे हैं और फिर हम ये सोचें अपने-अपने स्तर पर कि ये चुनौतियाँ, ये आंतरिक चुनौतियाँ 100 साल के बाद, सवा सौ साल के बाद भी हमारे सामने मौजूद हैं या नहीं है। तो चलो मैं पढ़ता हूँ शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के लेखों का हिस्सा। भगत सिंह लिखते हैं, भारतवर्ष का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। धर्मों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। दंगों ने भारत का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। धार्मिक भावना के बहाव में सभी बहे जा रहे हैं। कुछ बिरले ही सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं जो शांत चित्त हैं। बाकी तो हाथ में डंडे, तलवार और छुरा पकड़े एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। एक दूसरे का खून बहाने के बाद धर्म के इन ठेकेदारों पर अंग्रेजी हुकूमत का डंडा बरसता है, तब इनका दिमाग ठिकाने आता है। लेकिन इस वक्त स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी के जानी दुश्मन बन गए हैं। जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ होता है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसा विश्वासघात किया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे वही नेता हैं जिन्होंने एक समय हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने का बीड़ा उठाया था और वे सबके लिए समान राष्ट्रीयता और स्वराज स्वराज गाते फिरते थे। पता नहीं क्यों आज वे मुंह छुपाकर दुबक गए हैं या शायद इसी धर्मांधता में वे भी बह गए हैं। सांप्रदायिकता का बहाव इतना तेज है कि लग ही नहीं रहा है कि इसे रोका भी जा सकता है। देश की लीडरशिप का दिवाला पिटा हुआ लगता है। दूसरा तत्व
जो सांप्रदायिकता फैलाने में मददगार हो रहा है, वे पत्रकार हैं। जिस पत्रकारिता के व्यवसाय को एक समय पवित्र माना जाता था, आज वह उतना ही गंदा हो गया है। पत्रकारिता में आजकल एक दूसरे समुदाय के लिए जितने भड़काऊ हेडिंग दिए जा रहे हैं, उससे समाज में हिंसा भड़क रही है। कुछ गिने-चुने पत्रकार हैं, जो आज भी शांत दिमाग से इस उत्तेजना भरे माहौल में लिख रहे हैं। अखबारों का काम भारत की साझी राष्ट्रीय विरासत और परस्पर मेल-मिलाप की भावना को बढ़ावा देना है, लेकिन उसने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, लोगों को सांप्रदायिक बनाना और हमारी साझी विरासत को नष्ट करने को बना रखा है। इसलिए भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार करने से आंखों में खून के आंसू बहने लगते हैं और इसलिए हमारे देश के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाता है। अगर इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ में जाएं, तो हमें इसके बुनियादी कारण आर्थिक ही जान पड़ते हैं। लोगों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। मेहनतकश गरीबों और किसानों को ये समझना चाहिए कि उनके असल दुश्मन पूंजीपति हैं। दुनिया के सभी मजलूमों की, चाहे उनकी जो भी जाति हो, रंग हो, धर्म हो, देश या राष्ट्रीयता हो, सबके बराबर अधिकार हैं। यह उनके हित में है कि वे धार्मिक, नस्ली और राष्ट्रीय भेदभाव को भुलाकर एकजुट हो जाएं और सरकार के हाथ से नियंत्रण अपने हाथ में ले लें। भगत सिंह आगे लिखते हैं, इन दिनों कुछ राजनेता भी सामने आए हैं जो राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहते हैं। यह झगड़ा खत्म करने का सुंदर इलाज है, जिसका हम समर्थन भी करते हैं। यदि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाए, तो हम सब राजनीति में इकट्ठे हो सकते हैं, भले ही हमारी धार्मिक मान्यताएं जो भी हों। तो भगत सिंह के लेख के इस हिस्से में हमने ये देखा कि वो दो आंतरिक समस्याओं की पहचान कर रहे हैं। एक राजनेताओं का चरित्र और दूसरा पत्रकारिता का चरित्र। शहीद आजम भगत सिंह अपने लेखों में एक और आंतरिक समस्या की ओर, एक और आंतरिक चुनौती की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं और ये वही चुनौती है जो सुधीर चौधरी जैसे लोगों के रूप में हमारे सामने खड़ी है और ऐसे अनेकानेक लोगों के सामने हमारे खड़ी है, जो जातिवाद फैलाते हैं, जो जातीय विद्वेष से भरे पड़े हैं, जो चाहते हैं कि देश के संसाधनों में किसी खास जाति का और किसी खास वर्ण का ही अधिकार होना चाहिए और उस जाति और उस वर्ण में भी जो पुरुष हैं, उनका अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे अनेकानेक लोग हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जाति के सवाल पर शहीद आजम भगत सिंह अपने लेख में क्या लिख रहे हैं। भगत सिंह लिख रहे हैं, हमारे देश से ज्यादा बुरे हालात किसी और देश के नहीं हुए होंगे। हमारे देश में हर समय अजीबोगरीब सवाल उठते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या छुआछूत की है। हमारी समस्या यह है कि 30 करोड़ की आबादी वाले देश में जो 6 करोड़ अछूत रहते हैं, उनके छूने मात्र से लोग अपवित्र हो जाते हैं। मूल रूप से हमारा देश धार्मिक है, फिर भी हम हर इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखना चाहते, जबकि पूरी तरह से भौतिकवादी यूरोप ने ऐसे भेदभावों के विरुद्ध झंडा बुलंद कर रखा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांति के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस भी यही कर रहा है, लेकिन हम आज भी आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़े हुए हैं और इस बहस में उलझे हुए हैं कि अछूतों को जनेऊ दिया जाना चाहिए या नहीं, उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। हम इस बात से चिंतित हैं कि कुछ विदेशी मुल्क हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं या ब्रिटिश हुकूमत हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझती है। लेकिन क्या हमें इस तरह की शिकायतें करने का कोई अधिकार है? सिंध के एक मुस्लिम सज्जन नूर मोहम्मद, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, ने इसे बहुत ही खूबसूरती से कहा है। उन्होंने लिखा है, अगर हिंदू समाज अपने ही समाज के दूसरे लोगों को स्कूल जाने से रोक सकता है या अपने ही समाज के लोगों को पीने के लिए पानी देने से इनकार कर सकता है, तो क्या आपको अपने लिए सरकार से और अधिकार मांगने का हक है? हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब आप खुद किसी इंसान को सामान्य अधिकारों से वंचित कर देते हैं,
तो आपको क्या अधिकार है कि आप खुद के लिए विशेष अधिकारों की मांग करें? बात बिल्कुल साफ है। चूंकि यह बात किसी मुसलमान ने कही है, इसलिए हिंदू कहेंगे कि वे अछूतों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। जब आप उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करेंगे, तो वे दूसरा धर्म कबूल करेंगे ही, जहां उन्हें इज्जत मिलेगी और उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया जाएगा। पटना में हिंदू महासभा का लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ, जो अछूतों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनके जनेऊ पहनने के समर्थक भी हैं। वहां जोरदार बहस छिड़ गई। बहस इस बात पर छिड़ी कि अछूतों को जनेऊ पहनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। क्या उनको वेद और पुराण पढ़ने का अधिकार होना चाहिए? बड़े से बड़े समाज सुधारक तिलमिला गए, लेकिन लालाजी उन्हीं दो बातों पर सहमति लेकर हिंदू धर्म की लाज बचाने में सफल रहे। अन्यथा कितने शर्म की बात थी वह। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, चूहा हमारे घर के चारों तरफ दौड़ सकता है, लेकिन अगर एक इंसान का शरीर हमारे शरीर को छू जाए, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आजकल मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक अछूतों के बड़े हितैषी और न जाने क्या क्या। पहले एक मेहतर के हाथों अपने गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना अपने को अपवित्र समझने लगते हैं। क्या गजब की धोखाधड़ी है। हम अपने लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को दुत्कारते हैं। हम पशुओं की पूजा करते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं फटकने देते हैं। यह आज का सबसे ज्वलंत प्रश्न है, जिस पर बहुत बात हो रही है। देश में आजादी की मांग बढ़ रही है। उसमें हो सकता है कि सांप्रदायिक भावना ने बहुत नुकसान किया हो, लेकिन उसने एक अच्छा काम भी किया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता उनको भी सताने लगी है। मुसलमानों ने इस पर दूसरों से अधिक ध्यान दिया। जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उन अछूतों को भी उसने बराबरी का अधिकार दिया। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची। दोनों समुदायों ने आपस में तुलना करना शुरू किया कि कई जगह तो दंगे फसाद भी हुए। लगातार शोर शराबा हो रहा है। उधर ईसाई चुपचाप अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो ठीक ही है, इन सारी हलचलों से ही देश का दुर्भाग्य खत्म हो रहा है। अब अहम सवाल उठ रहा है कि समस्या का समाधान क्या है। हमें सभी इंसानों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। न तो कोई इंसान जन्म से अलग पैदा होता है, और न ही कोई इंसान अपने काम से छोटा बड़ा होता है। अगर एक इंसान गरीब मेहतर के घर पैदा होता है, इसलिए जीवन पर्यंत मैला साफ करेगा, और इसलिए उसे दुनिया में कोई भी मुकाम पाने का अधिकार नहीं है। हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ बहुत ही खराब और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है और निम्न कोटि का कार्य करवाया है। उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि कहीं वे विद्रोह न कर दें, इसलिए पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार भी किया कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का फल है। अब क्या किया जा सकता है? हमको बिना कुछ किए चुप्पी साध कर बैठे रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने उन्हें शांति और धैर्य का उपदेश देकर लंबे समय तक शांत करा कर रखा है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। उन्होंने इंसानों के भीतर की इंसानियत को खत्म कर दिया है। उनके साथ बहुत दमन और अन्याय हुआ है। आज हमारे लिए प्रायश्चित करने का समय है। अब सवाल ये उठता है कि सुधीर चौधरी जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे लोग विश्वविद्यालयों में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, राजनेता हैं और सोशल सेक्टर में हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आज भी जातिवाद से भरे पड़े हैं और जो आज भी ये मानते हैं कि अगर किसी का जन्म शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में हुआ है, शेड्यूल कास्ट परिवार में हुआ है, तो उसे वही काम करना चाहिए जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने उन्हें दे रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जबकि संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है, लेकिन ये फॉर्मल इक्वालिटी के लेवल पर है। अभी भारत को सोशल इक्वालिटी और सोशल जो डेमोक्रेसी है, उसके रास्ते पर बहुत लंबा सफर तय करना है। नमस्कार।